वेलकम यू ऑल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर एटम। तो देखिए ये चैप्टर वैसे तो वेटेज के हिसाब से 3 to 4 मार्क्स का है। और इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप क्लास 9 से या कहें 6th में भी आप पढ़ते हुए आए थे, जहां आपने एटम के बेसिक मॉडल पढ़े थे, जे जे थॉमसन का, रदरफोर्ड का, देन बोहर का। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस होगी, यानी और सोफिस्टिकेटेड लेवल पे आप इसे करेंगे। जैसे आप एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस और ऑर्बिट में वेलोसिटी या फिर एनर्जी के एक्सप्रेशन करेंगे, और साथ ही साथ पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रा। जैसे ही आप इन सारी चीज़ों के बारे में एक कंपोजिट जानकारी ले लेंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आप आराम से ये 3 से 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका कुछ डिलीटेड पोर्शन भी, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी को एज ए रेफरेंस इस्तेमाल करें तो क्या चीज़ें अब नहीं है कोर्स में, जैसे स्पेक्ट्रल सीरीज की डिटेल जानकारी, बोहर मॉडल में जो केवल एक्सप्रेशंस का डेरिवेशन था उनको हटाया गया है, यानी आप बड़े बड़े डेरिवेशंस थे एनर्जी के रिलेटेड, रेडियस के रिलेटेड और वेलोसिटी के रिलेटेड, उनको बोला गया है कि सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट दीजिए। लाइन स्पेक्ट्रा में भी देखिए क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट लिखा है, एंड देन जितने भी एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सब हट चुके हैं। लेकिन फिर भी ये जो रेडियस के एक्सप्रेशन है या वेलोसिटी के एक्सप्रेशन है यूजिंग बोहर मॉडल, ये अभी भी पिछले साल भी, यानी कोर्स 2022 से सेम ऐसे कट चुका है या कह लीजिए रिमाइंड हो चुका है, बट स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं डेरिवेशंस आ जाते हैं। तो हमारा इस कोर्स के थ्रू ये पार्ट मतलब कंप्लीट करने का रहेगा कि आपको एटलीस्ट वो डेरिवेशंस के बारे में कंप्लीट जानकारी दें। तो देखिए बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक मॉडल से। जब जे जे थॉमसन ने देखिए 1897 के अराउंड इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, तो ये बात तो सच हो गई थी कि कुछ नेगेटिव पार्ट होता है एटम का। अब ओवरऑल चीज़ें न्यूट्रल रहती हैं, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि ये जो नेगेटिव पार्ट है ये किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ भी इंक्लूड रहता होगा, जिससे चीज़ें ओवरऑल न्यूट्रल रहती हैं। तो कुछ मॉडल सुझाए गए, जैसे कि पहला आप देख सकते हैं ये वाटरमेलन मॉडल। जैसे वाटरमेलन में एक रेडिश पार्ट होता है वो पॉजिटिव रहेगा, और जो उसके सीड्स होते हैं नेगेटिव पार्ट की तरह वो बिहेव करेंगे। अब ये एक बिल्कुल क्रूड मॉडल था, इसका सिर्फ उद्देश्य इतना था कि हम ये साबित कर सकें कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। अब देखिए इसमें फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या थी, ना तो ये मॉडल हमें कुछ सिखा सकता था कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे होगी, ना ही जो हम आगे पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज, अगर आपको अंदाजा हो, क्योंकि ये 12th का चैप्टर और 11th क्लास में आपने बाल्मर सीरीज, लेमन सीरीज, वो स्पेक्ट्रल सीरीज का कंसेप्ट वो कुछ नहीं समझ सकते। यानी आइडिया बताने के लिए ठीक है, बट ये कुछ कंपोजिटली आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसके बाद आया रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, अब देखिए रदरफोर्ड का मॉडल आया आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सम एक्सपेरिमेंट। तो एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। रदरफोर्ड भी जो था वो स्टूडेंट था जे जे थॉमसन का, और रदरफोर्ड के भी दो स्टूडेंट थे, गाइगर एंड मैडसन। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन निकल के आया। तो देखिए उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो सेंटर में होता है। अभी हम इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे, बट स्टिल उसका कंक्लूजन देख लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके आसपास ऐसे घूमते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट जब किया था तो इसमें इन्होंने प्लानिटरी मॉडल का एग्जांपल दिया था कि जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं, इस तरीके से मॉडल एग्जिस्ट करता होगा। अब पेपर में क्या आता है, यानी सीबीएसई एग्जाम में क्या आता है, वो इस मॉडल को जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके थ्रू समझते हैं। अब देखिए किया क्या था यहाँ पर कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कुछ अल्फा पार्टिकल के सोर्स इस्तेमाल किए थे। देखिए उस जमाने में अल्फा पार्टिकल ही इकलौता हमारे पास एनर्जेटिक सोर्स होता था। आज के डेट में हमारे पास पार्टिकल एक्सेलेटर्स हैं, साइक्लोट्रॉन होते हैं, वैसे तो वो कोर्स से कट चुके हैं, बट हम पार्टिकल को आज की डेट में आप ऐसा समझ सकते हैं एक्सेलेट करा सकते हैं, प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को। लेकिन उस जमाने में ये रेडियो एक्टिविटी इकलौता सोर्स होता था जिससे अल्फा पार्टिकल निकलते थे। मोटा मोटा अल्फा पार्टिकल क्या है, देखिए अल्फा पार्टिकल है हीलियम का न्यूक्लियाई, जिसके अगर 2 इलेक्ट्रॉन छीन लो तो ये पॉजिटिव एक पार्टिकल बनेगा। ठीक है, अब ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स लेड ब्रिक्स के थ्रू होते हुए, यानी ताकि एकदम प्रिसाइज हिट करे, एक थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर हिट करते हैं। अब देखिए गोल्ड, कुछ पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं याद करने के लिए। जैसे अल्फा पार्टिकल की जो हाईएस्ट एनर्जी हो सकती थी बीम की, वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उस जमाने के हिसाब से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक। और जो गोल्ड फॉइल है उसकी जो थिकनेस थी वो सिर्फ थी 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, यानी कि बहुत ही पतला एक थिन शीट ले रखी थी। अब जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से गए तो कुछ कंक्लूजन्स देखे गए, और उन कंक्लूजन्स में से कुछ बातें ये थी कि जब इसको
अंदर से अल्फा पार्टिकल पास करेंगे और बाहर एक जो है लेयर है पूरी, मतलब एक डिटेक्टर की स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, यहाँ अल्फा पार्टिकल हिट करते हैं तो स्किंटिलेशंस यानी चिंगारियां सी प्रोड्यूस होती हैं, वो इस माइक्रोस्कोपिक डिटेक्टर से डिटेक्ट करते हैं, यानी ये पता चल जाता है कि कौन सा पार्टिकल कहाँ हिट किया। अब इस सेटअप के बाद जब इसको परफॉर्म किया गया तो कुछ ऑब्जर्वेशंस एंड देन उनके कंक्लूजन निकले। तो देखिए हुआ क्या, अगर आप ध्यान से देखें कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, जितने भी थे पार्टिकल्स, लगभग 95% से ज़्यादा पार्टिकल बिल्कुल ऐसे ही पास कर गए, यानी उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ है ही नहीं। और ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज बहुत थिन फॉइल थी और जितना हम जानते हैं एटम के बारे में, जितनी पुरानी नॉलेज थी, उससे थोड़ा कंक्लूजन ये भी था कि एम्प्टी स्पेस है। बट यहाँ से 100% वेरीफाई हो गया कि भाई अगर कोई चीज़ किसी के पास थ्रू हो जा रही है तो वो अंदर से खाली या खोखली होगी। लेकिन क्या देखा गया कि हर 8000 में से एक पार्टिकल ग्रेटर देन 90 डिग्री बेंड हुआ। देखिए जो नंबर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल की एनर्जी थी, गोल्ड फॉइल की थिकनेस 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर थी, और लगभग 8000 में से एक ही जो था वो 90 डिग्री से बेंड हो रहा था। यानी देखिए ऐसे जा रहा है और 90 डिग्री होता है सीधा रास्ता, 0 डिग्री या 90 डिग्री, और 90 से ज़्यादा बेंड हो गया। अब बहुत ही कम पार्टिकल यानी 1% से भी कम 1 डिग्री से ज़्यादा बेंड हो, यानी ऐसे जा रहे हैं तो हल्का सा 1 डिग्री ज़्यादा बेंड हो गया। अब इन सब बातों की ऑब्जर्वेशन बोर्ड में क्वेश्चन के रूप में कैसे आती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन, या फिर नाम चेंज करके जो साइंटिस्ट के नाम थे गाइगर एंड मेडिसन, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और यहाँ पे भी ये देखिए गाइगर मेडिसन एक्सपेरिमेंट, ये एक्चुअली में एनसीईआरटी ही डायग्राम है एनसीईआरटी का, तो ध्यान से उसे ही फॉलो करें। अब इस एक्सपेरिमेंट के जैसे नाम अलग अलग हैं बट कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन एक ही है। तो ऑब्जर्वेशन क्या देखी, सबसे पहला कि जितने थे पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल वो पास से निकल गए, यानी कोई भी टक्कर नहीं हुई, टकराव नहीं हुआ। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, केवल 1% से ज़्यादा पार्टिकल 1 डिग्री से ज़्यादा बेंड हुए। और तीसरा क्या बताया था कि लगभग हर 8000 में से एक पार्टिकल जो 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड हुआ। अब इन सब बातों से क्या कंक्लूजन निकलता है, देखिए अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव था अगर, और अल्फा पार्टिकल का अगर मैं वेट वाइज अंदाजा बताऊं तो जो गोल्ड फॉइल है वो अगर रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें तो एक थिन जो आपका टिश्यू पेपर होता है उसके बराबर थिकनेस थी, और अल्फा पार्टिकल जितना एनर्जेटिक था वो लगभग एक ईंट के बराबर था, जैसे हमारी नॉर्मल ईंट होती है। अगर आप एक्सपेक्ट करें कि एक ईंट को आप टिश्यू पेपर पे मार रहे हैं तो क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि वो टिश्यू पेपर हर बार टूट जाएगा, फट जाएगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल की स्ट्रेंथ थी वो इतनी कम थी, अल्फा पार्टिकल ईंट के बराबर था, फिर भी अगर एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद वापस आ रहा है तो ये कितना अजीब था। तो ये एक्चुअली में जो इसके रेफरेंस बुक्स हैं अच्छी, ऐसे आर्थर वाइजर है मॉडर्न फिजिक्स की, उनमें कोटेशन है कि उस जमाने के लोगों ने कहा था ये उतना ही अजीब है जैसे एक ईंट टिश्यू पेपर में मारी जाए और वो वापस आ जाए। तो इसका मतलब कुछ ऐसा था एटम के अंदर में जो कि बहुत भारी था, क्योंकि कोई भारी चीज अगर ऐसी हो, मैसिव चीज, उसी के साथ टकरा के ईंट वापस आ सकती है। दूसरा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जैसे मैंने बताया पॉजिटिव था, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉजिटिव से भी रिपेल करता है, यानी कुछ समथिंग बहुत भारी प्लस पॉजिटिव था सेंटर में। तो ये कंक्लूजन निकला पहला, क्योंकि सब पास कर गए थे, तो द एंटायर पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द मास जो एटम का है वो कहाँ पर है, अंदर यानी सेंटर में, जिसको बाद में न्यूक्लियस नाम दे दिया गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन, अब देखिए पहले जे थॉमसन का मॉडल था उसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे आप बोल रहे हो कि फैला हुआ और कुछ नेगेटिव उसके साथ ऐसे है तो ये आपस में डिफ्यूज कर जाएगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ रुकेगा कैसे, वो तो जोड़ के खत्म कर देगा एक दूसरे को। तो दूसरा ये लॉजिक आया कि भाई अगर सेंटर में ही सब पॉजिटिव है तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसे इसके आसपास रुका जा सकता है। तो उसका तरीका क्या है कि वो घूमे, क्योंकि आप जानते हैं घूमते टाइम एक फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमेशा लगती तो है लेकिन उसका सारा काम घुमाने में चला जाता है। तो ऐसे में फोर्स भी एग्जिस्ट कर सकती है और ये इसके पास भी नहीं आएगा, बिकॉज ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इसे घुमाने में जा रही है। तो न्यूक्लियस का सेंटर में होना, पॉजिटिव होना और बहुत भारी होना, ये कंक्लूजन हो गया। बाकी सारा स्पेस एम्प्टी होना और इलेक्ट्रॉन का पूरा घूमना, ये सारा यहीं पे एस्टेब्लिश हो गया। ये जो लैंग्वेज यहाँ लिखी है दिस इज ऑल फ्रॉम सीबीएसई मार्किंग स्कीम। तो जिस तरीके से लिखी गई है समझाने के लिए अलग अलग डाइग्रेशंस हो सकते हैं, हम कई बातें बता सकते हैं, बट लिखने वाला जो सॉल्यूशन है, आंसर है, वो यही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर।
देखिए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, ये डायग्राम भी एनसीईआरटी में है, यहाँ पे आप देखिए कई सारे पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं और ये पार्टिकल जो जितना दूर है वो उतना डिफ्लेक्टेड नहीं होगा, वो अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा। जैसे ही आप न्यूक्लियस के पास पास आते रहेंगे, ये इसका न्यूक्लियस का जो फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एरिया है जहाँ पर इसकी फील्ड रहेगी, ये उस तरीके से जो अल्फा पार्टिकल को डेविएट करेगा। जितना आप पास जाएंगे डेविएशन बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे क्या सवाल आता है, पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जैसे हम आपको बता रहे हैं, तो फोर्स कैसी महसूस होगी। फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स का फॉर्मूला यही होता है। अब मान लीजिए एक चार्ज आपका यहाँ पे अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कितना है, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप जान 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज उतना ही रहता है। ये दूसरा जैसे गोल्ड न्यूक्लियस है, लेकिन कोई और भी हो सकता है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, Z जो इसका एटॉमिक नंबर है इंटू ई, और साथ में सेपरेशन। तो देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा, के की जगह हम 1/4πε0 लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया इसकी फोर्स के बारे में जानकारी, जो कि एक कॉमन बस जनरल नॉलेज की तरह आपको आनी चाहिए। लेकिन अब आप जरा ये चीज़ देखिए कि जितना आप दूर हैं उतना अनडिफ्लेक्टेड है, जितना आप पास जा रहे हैं उतना डिफ्लेक्शन बढ़ता जाता है। तो इसके लिए एक डेफिनेशन या फिर एक टर्मिनोलॉजी आती है, इम्पैक्ट पैरामीटर। अभी इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, यही जो आप दूर और पास जा रहे हैं, जब आप जितना इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस वाली लाइन से दूर हैं उतना ही ज़्यादा आप अनडिफ्लेक्टेड जाएंगे, और जितना पास आते जाएंगे उतना ही डिफ्लेक्शन बढ़ती जाएगी। तो बोर्ड में एक स्टेटमेंट आती है, डिफाइन इम्पैक्ट पैरामीटर, कि भाई इम्पैक्ट है उसके जो भी निष्कर्ष निकलेंगे पैरामीटर्स उसे बताइए। तो इसकी जो जनरल डेफिनेशन है, जो विदाउट एनी मतलब एडल्ट्रेशन आपको लिखनी है, कि इनिशियल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए ये रहा आपका न्यूक्लियस वाली लाइन जो इसकी सेंट्रल लाइन है, और ये रही इनिशियल वेलोसिटी सारी, इसके साथ जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो हर वक्त बदलता जाएगा। भाई आप इसको देख रहे हैं तो इतना है, इस वाली लाइन को देख रहे हैं तो इतना है, यहाँ से हर लाइन के लिए इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का डिस्टेंस अलग अलग है। तो ये जो डेफिनेशन है इसी तरीके से लिखी जाएगी, द इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। यानी वो जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर वाली स्टेटमेंट है उस पर आपको फोकस रखना है और उसी के साथ इसको डिफाइन करना है। अगेन ये वही लैंग्वेज है जो बोर्ड की मार्किंग स्कीम में होती है, यानी हमें लैंग्वेज भी चेंज नहीं करनी, हम इनको इसी स्टेटमेंट के तरीके से अगर मेमोराइज कर ले तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए अगले जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे। अब क्या होता है, देखिए अगर अल्फा पार्टिकल इस तरीके से न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा है तो एक रेंज है जहां तक वो उसके क्लोज जा सकता है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कह लो, उसकी वजह से वो वापस जाएगा। तो वो जो क्लोजेस्ट रेंज है यानी कितना डिस्टेंस वो उसके पास जा सकता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसको निकालने के लिए हमें कंसेप्ट देना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। देखिए अल्फा पार्टिकल जब भाग के आ रहा है उसके पास है काइनेटिक एनर्जी, और वो रुकेगा किसकी वजह से, जो न्यूक्लियस के अराउंड इन दोनों चार्जेस की, अल्फा पार्टिकल प्लस न्यूक्लियस के जो चार्ज हैं इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो वो जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस ही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में हाफ या के Q1 Q2 बाय आर, ठीक है, इसमें नीचे आर स्क्वायर नहीं आता, तो k की जगह पर हम 1/4πε0 लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए काइनेटिक एनर्जी के लिए हम भी k इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल्दो यहाँ पे k नहीं लिखा हुआ है। यानी इन जनरल मैं बोलूँ तो ये सिंपल ऐसा हो गया, k इज इक्वल टू, यानी काइनेटिक एनर्जी पूरा लिखते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0। अब देखिए दोनों चार्ज, एक चार्ज हमेशा क्या रहता है 2e, और दूसरा जो कि न्यूक्लियस है वो Ze, डिवाइडेड बाय, अब r की जगह क्योंकि स्पेशल नाम है तो d लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच। तो यहाँ से इस चीज को आप याद रखिए, एट ए टाइम इस पे क्वेश्चन आएंगे तो d का फॉर्मूला आप आराम से बना सकते हैं, d इज इक्वल टू 1/4πε0 2e, या ऐसे लिख देते हैं इसे z 2ze स्क्वायर, ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन सकता है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है खास, लेकिन आपको एट ए टाइम ये कंसेप्ट पता होना चाहिए जिससे आप ये एट ए टाइम बना सकें। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, जब पेपर में सवाल आएगा तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी होगी ज़्यादातर काइनेटिक एनर्जी, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि ऐसे हो जाएगी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये बन जाएगा जूल। तो ये बस ये ध्यान रखना होता है, जब आप ये ध्यान रखेंगे तो ही आपकी जो डी की यूनिट है वो मीटर में, यानी जो अल्टीमेटली बाद में फेम्टोमीटर में या नैनोमीटर्स में आएगी,
यूजुअली फेम्टोमीटर में आएगी, बिकॉज ये भी एक क्वेश्चन है कि जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है, ये कंक्लूजन में लिखा हुआ था, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ये पता चल गया था अल्फा पार्टिकल कि वो 10 की पावर -14 और -15 के बीच में होता है। ठीक है, तो होपफुली इस पार्ट में आपको ये सब समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम रदरफोर्ड का मॉडल को पूरा एक्सप्लोर करेंगे और उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी करेंगे। थैंक यू।